वेलकम एवरीवन, दिस इज़ मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। होपफुली एवरीथिंग इज़ फाइन। आज आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया कि क्लास आपकी अवेलेबल होगी आज RTI एक्ट 2005 से रिलेटेड। इसके लिए PDF ऑलरेडी प्लस मेंबर चैनल पे अवेलेबल है। आज भी दोबारा से रिसेंड की और आपको बताया कि आप भी रीड आउट करके रखो, ताकि जब हम आपको कराएंगे तो आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्रिस्टल क्लियर होंगे। और इस क्लास में आज का इंटरेस्टिंग आपके लिए ये रहेगा कि मॉक के आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकल पोर्शन हम साथ के साथ आपको ज़रूर कराएंगे। तो आप सबको पता है एवरी संडे हमारा मॉक होता है। तो आज आपका मॉक बेटर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस होंगे आपको आंसर्स उसमें नहीं गिवन होंगे स्लाइड के टाइम पे, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आपको उसी टाइम पे टाइम देंगे विद इन 5 या 6 सेकेंड के अराउंड, जिसमें आप थ्योरी के हिसाब से आप आंसर अपना माइंड में सोच के रखेंगे या आप कहीं पेपर पेंसिल पे आप नोट कर लेंगे उस। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा, ये आपका RTI एक्ट है 2005। कब इनेक्ट हुआ, क्यों इनेक्ट हुआ, क्या क्या इसके कितने चैप्टर्स इसके अंडर आते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया होता है RTI फाइल करने का, जो जो बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में, ठीक है। वैसे ये PDF अवेलेबल है, आप PDF में देख सकते हो। टोटल आपको 6 चैप्टर देखने को मिलते हैं इसमें और 31 सेक्शंस हैं जो हम पढ़ते हैं। ये अपडेटेड फाइल है आपकी 2005 के RTI एक्ट की, ठीक है साथियों। तो देखो, इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं RTI एक्ट के बारे में। तो RTI होता क्या है, सबसे पहले आपने समझना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन इज RTI। टोटल सेक्शन इसके अंडर आते हैं 31। टोटल चैप्टर आते हैं इसके अंडर 6 चैप्टर में हम आपको बताएंगे कौन कौन से चैप्टर्स होंगे, ठीक है। वो अभी इसी के साथ साथ मेंशन्ड मिलेंगे आपको। तो चैप्टर 1 में हम पढ़ते हैं प्रीलिमिनरी। चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। चैप्टर 3 में हम पढ़ते हैं आपका द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। और 4th में पढ़ते हैं द स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। 5th में आपको पढ़ने को मिलता है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशंस, अपील एंड पेनल्टीज़। यानी पेनल्टीज़ के बारे में आपसे कोई पूछे, पावर्स के बारे में पूछे इंफॉर्मेशन कमीशन के, तो वो आपके चैप्टर 5 में आती है। और चैप्टर 6 में आती है आपकी मिसलेनियस। तो देखो साथियों, मैं आपको सिंपल एक ही बात बताऊंगा। अब जो मैंने आपको चीज़ पढ़ाई उससे एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि 6 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाते हैं, ठीक है। आपसे सिंपल एक पूछा जाएगा, RTI एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़ इज मेंशन्ड इन द चैप्टर ऑफ RTI एक्ट 2005। तो आपने बोलना है चैप्टर 2 में आता है। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन आपका चैप्टर 4 में आता है। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन CIC आपका चैप्टर 3 में आता है। पावर एंड फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन आपके चैप्टर 5 में आते हैं। और चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है आपका, प्रीलिमिनरी है, ठीक है। ये याद रखना है आपने। टोटल 31 सेक्शन है जो हम डिस्कस करेंगे। टोटल चैप्टर हम 6 डिस्कस करेंगे। फुल फॉर्म इसकी राइट टू इन्फॉर्मेशन होती है। इनेक्ट कब होता है ये क्वेश्चन भी मैं आपको बाद में ज़रूर बताऊंगा, ठीक है साथियों। तो होपफुली फर्स्ट स्लाइड आपको समझ में आई होगी। सेकंड स्लाइड में हम आपको बताएंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो लेके आ गए 2005 में, लेकिन किस वजह से, क्यों लेके आए थे, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन को लेके आना पड़ा, ठीक है। एक क्वेश्चन और बनेगा, आपको अभी बता देता हूँ मैं, कि राइट टू इन्फॉर्मेशन तो 2005 में आया, ठीक है। तो इससे पहले भी क्या कोई ऐसी चीज़ थी जिसके थ्रू हम इन्फॉर्मेशन लेते थे? अगर आपको पता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो। बाकी आगे मैं क्लास में आपको ज़रूर बताने वाला हूँ, ठीक है, कि उस एक्ट का नाम क्या था जो एक्टिव था RTI एक्ट 2005 से पहले, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्टिव्स में मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, फिर डिस्कस करते हैं हम। टोटल आपके 4 ऑब्जेक्टिव्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट है आपका सिटीजन एम्पावरमेंट। तो सिटीजन एम्पावरमेंट क्या होता है? नागरिक सशक्तिकरण, ठीक है। ये नागरिकों का क्या है? सशक्तिकरण है। यानी कि उनको लगना चाहिए कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो हमारे कुछ पावर्स हैं, हमारे कुछ राइट्स हैं, जिसकी वजह से हम कोई इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। अब इन्फॉर्मेशन क्या होती है और इन्फॉर्मेशन के अंदर आता क्या क्या है,
वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होती है कि कोई घपलेबाजी नहीं होनी चाहिए, सबको पारदर्शिता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? पारदर्शिता बोलते हैं कि भाई पारदर्शिता को बढ़ावा देना भी इसका ऑब्जेक्टिव है। टू कंटेन करप्शन, ये कंटेन का मतलब वो नहीं है रखने वाला, इस कंटेन का मतलब है रोकना। ठीक है, इस कंटेन का क्या मतलब है? इस कंटेन का मतलब है रोकना। तो करप्शन को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। आपका फोर्थ पॉइंट में आ जाता है टू इन्हांस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि लोगों का भागीदारी एक लोकतांत्रिक प्रोसेस में उसको बढ़ावा देना। तो कुल मिला के क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब ये हुआ आपका कि आप लोकतांत्रिक गतिविधि जो है उनको बढ़ावा देते हो। इससे आपका ये पता लगता है। तो मेनली 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स मान लो आपको एमसीक्यू की फॉर्म में देखने को अगर मिलते हैं, इनमें से एक कोई चेंज हो जाता है, थोड़ा सा कोई चेंज कर देते हैं, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि ये आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 नहीं होता है ना। ऑप्शंस मिलेंगे आपको 1 2 1 2 3, तो आप बता पाओगे कि 1 2 1 2 3 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन है भाई इसका आंसर। ठीक है, बिकॉज पेपर आपका एमसीक्यू फॉर्म में होगा, ऑफलाइन होगा, डार्कन द सर्कल्स, पता है सब आपको, ओएमआर सीट बोलते हैं जिसको। ठीक है, चलो अब की फैक्ट कुछ ऐसे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन, बड़े सिंपल से क्वेश्चन बनते हैं। आरटीआई एक्ट की जो आपके पास पीडीएफ है अवेलेबल है, उसमें शायद आपको नहीं पता होगा ये। अगर मैं आपको बताता हूँ तो आपको नहीं पता होगा कि ये भी इंफॉर्मेशन होती है आपकी। ठीक है, अच्छा जो ये अपडेटेड हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये अपडेटेड कब के हैं? 2005 के एक्ट के हिसाब से ये आपके 17 मई 2021 तक अपडेटेड है। ठीक है, हालांकि आरटीआई एक्ट 2019 का भी जिक्र है, लेकिन अभी तक 2005 का बहुत ज़्यादा मेंशन होता है, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। चलो की फैक्ट देखते हैं। आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। कब ये लागू हुआ, कम इनटू फोर्स कब आया? क्वेश्चन है, रट लेना, याद रख लेना इस बात को। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है कि ये 12/10/2005, 12 अक्टूबर 2005 को आपका लागू हो जाता है। आइडिया किस प्रधानमंत्री ने दिया था कि ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे कोई भी सिटीज़न है वो इन्फॉर्मेशन सॉर्ट कर सके? ठीक है, सॉर्ट करना समझ में आता है ना आपको, मांग सके। तो कोई इन्फॉर्मेशन सॉर्ट करता है तो वो वीपी सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री जो रहे हमारे, उनका ये आइडिया था कि भाई ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन टाइप। वर्ल्ड में पहली बार कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? ये स्वीडन में इम्प्लीमेंट किया गया। अब वर्ल्ड की तो हमने बात कर ली, सबसे पहले स्वीडन, तो इससे क्लियर तो हो जाता है कि इंडिया सबसे पहला नहीं था आरटीआई प्रोवाइड करने वाला, क्योंकि इंडिया ने तो एक तरह से रिसेंटली किया है। जितने भी हमारे एप्लीकेंट हैं जो ये वीडियो देख रहे होंगे, मोस्टली सब 2005 के पहले बर्थ वाले हैं, है ना। इस पेपर से बात करता हूँ मैं, अगर एएसओ एसओ एसएस से, तो मोस्टली सब 2000 के बर्थ वाले, 1992 3 के बर्थ वाले कैंडिडेट्स हैं जो वीडियो देख रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट वर्ल्ड में होता है आपका स्वीडन में। अब इंडिया में कहाँ इम्प्लीमेंट होता है? तमिलनाडु। कई बार सोचने में हमें लगता है कि केरला मोर लिटरेट है, केरला में पॉसिबिलिटी थी इसकी कि भाई केरला में हो सकता था ये, केरल में, लेकिन ये केरल में नहीं हुआ। ठीक है, सबसे पहले तमिलनाडु ने ये किया, आरटीआई जो इन्फॉर्मेशन है, आरटीआई एक्ट है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम किया इन्होंने। ठीक है, तो होपफुली आपको ये सारे की फैक्ट पता होंगे। चलो आपको क्विकली रिवाइज करा देते हैं हम। राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है आरटीआई, लागू होता है आपका 12 अक्टूबर 2005 को। आइडिया किस प्रधानमंत्री ने दिया? वो थे हमारे वीपी सिंह जी। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में कहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन? लाइक स्वीडन में, और इंडिया में होता है तमिलनाडु में। तो 5 फैक्ट हैं, 5 क्वेश्चन हैं, डायरेक्टली पेपर्स में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे आपको जरूर। ठीक है, अभी थ्योरी की बात कर रहे हैं। अब आपको करना क्या है, आज संडे में हमने आपको कोई मॉक नहीं भेजा, तो आपने क्या करना है, थ्योरी हमारे साथ रीड आउट कर लो। बाकी जितने क्वेश्चंस होंगे उस टाइम पे आपको
पेपर पेंसिल लेके बैठना है, पेपर पेन लेके बैठना है, और 1 से लेके जितने क्वेश्चन होंगे मैं आपको बताऊंगा। 20 क्वेश्चंस आज हमारी MCQ सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे जो मॉक क्वेश्चंस होंगे। तो 20 क्वेश्चन तक आप नोट आउट कर लोगे, और उनके जैसे जैसे आपको क्वेश्चन दिखते रहेंगे हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, और 5 सेकंड में आपने आंसर को नोट करना है, और उसके बाद उसको चेक करके हमें अपना स्कोर आप नेटर टारगेट जो हमारा बैच है प्लस मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल, उस पर स्क्रीनशॉट आप शेयर कर सकते हो कि कितने आंसर्स आपके ठीक थे। और ये आपका पर्सनल डिसीजन होता है, अगर आपने नहीं शेयर करना है तो इट डजेंट मैटर, है ना। बट थ्योरेटिकल पोर्शन अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आंसर देने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ी बात आ जाती है जब हम RTI पढ़ना तो शुरू कर दिया हमने, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे बड़ी बात आती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। अब यही बताएंगे हम आपको इन्फॉर्मेशन क्या है। एनीथिंग इंक्लूडेड रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल्स, ओपिनियन, मेमोज, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, ऑर्डर्स, लॉगबुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, डाटा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी which can be accessed by public authority under any other law for the time being in force। सबसे बड़ी बात, कोई भी ऐसी चीज़ जो या तो रिकॉर्ड हो, या कोई डॉक्यूमेंट हो, या कोई ईमेल हम किसी से मांगे, किसी की ओपिनियन हो, या कोई मेमो होता है, एडवाइसेस होती हैं, प्रेस ने जो रिलीज़ किया वो होते हैं, सर्कुलर ऑर्डर्स होते हैं, गवर्नमेंट के लॉग बुक्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स किसको दिया क्या दिया, रिपोर्ट्स होती है, डाटा किसी भी डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जिससे कोई पब्लिक अथॉरिटी का जो हम ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम टाइम के हिसाब से उनको सॉर्ट कर पाएँ, उसके बारे में अपना इन्फॉर्मेशन ले सकें, तो उसी को बोला जाता है आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो होपफुली इन्फॉर्मेशन का समझ में आया होगा। तो अगर क्वेश्चन आपको MCQ फॉर्म में देखने को मिलता है कि इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑप्शन होते हैं आपके डॉक्यूमेंट, ईमेल, ओपिनियन, मेमोज, एडवाइसेस, तो आपने सारे के सारे वो टिक करने हैं। ठीक है, बिकॉज एक चीज़ नहीं होती, केवल डॉक्यूमेंट और ईमेल ही इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमने आपको अभी बताई हैं। तो साथियों, आप वीडियो देख रहे होंगे फर्स्ट टाइम, अगर कोई व्यूअर है हमारा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे देखने को टाइम टू टाइम मिल जाती हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी नेक्स्ट हम आपको टॉपिक कराते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये सारी की सारी चीज़ें ना डेफिनेशन से ली गई हैं, और इम्पोर्टेंट डेफिनेशन की हम बात करेंगे। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट तो सबको पता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, बट एप्रोप्रिएट क्या हुआ? एप्रोप्रिएट वो हुआ जो कोई पब्लिक अथॉरिटी या तो ओन की गई है, या बनाई गई है, या चलाई जाती है, किसके थ्रू? सेंटर गवर्नमेंट के थ्रू, या यूटी के थ्रू, या आपका स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, उसको बोलेंगे हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। मतलब यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का केवल मतलब आप सेंटर गवर्नमेंट मत निकालना। ठीक है, अगर मैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अगर वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, केवल गवर्नमेंट करता हूँ, तब आपका मतलब हो जाएगा सेंटर गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन अगर हम एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलते हैं तो वो आपकी सिचुएशन के हिसाब से होगा, जो आपका मैटर है कि वो सेंटर गवर्नमेंट का है, यूटी का है, या स्टेट गवर्नमेंट का है। ठीक है साथियों, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। तो साथियों, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होता क्या है। नेक्स्ट डिस्कशन होगा आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में पब्लिक अथॉरिटी। तो पब्लिक अथॉरिटी जहाँ जहाँ मेंशन होता है वो होता क्या है? देखो, ऐसी अथॉरिटी जो सार्वजनिक होती है। यहाँ पे पब्लिक का मतलब जनता तो है, लेकिन एक सार्वजनिक है। सार्वजनिक का मतलब समझते हो ना, सभी के लिए, है ना। मतलब कोई ये नहीं कहेगा कि ये इसका मालिक कौन है, इसका मालिक केवल गवर्नमेंट होगी, इसीलिए ये सार्वजनिक होती है, पब्लिक अथॉरिटी इनको बोला जाता है। तो कोई भी ऐसी बॉडी जो या तो बनाई गई है, या इस्टेब्लिश की गई है, या उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है, ठीक है, या उसको पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली के थ्रू बनाया गया है, या कोई नोटिफिकेशन इशू करके एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने या NGO जो फाइनेंस्ड है उन्हें बनाया है, उसको पब्लिक अथॉरिटी बोलते हैं। अब दो चीज़ पूछूंगा मैं आपसे यहाँ पे। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट थोड़ी देर पहले बताया था, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। अब आपने बस सिंपल कमेंट करके वीडियो पॉज कर लो, सिंपल कमेंट करके बताना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ आती है।
ठीक है, गवर्नमेंट थी ना, दो तो गवर्नमेंट थी कि कौन कौन सी होती है, तो वो आपने बस वो कमेंट करके बताना है कि क्या क्या इंक्लूड होता है आपका एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और पब्लिक अथॉरिटी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी ऐसी अथॉरिटी, कोई भी ऐसी बॉडी, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट जो बनाया जाता है या तो संविधान से या संसद से के थ्रू या विधानसभा के थ्रू या कोई नोटिफिकेशन के थ्रू, ये सब होता है आपका पब्लिक अथॉरिटी। ठीक है, अब राइट टू इन्फॉर्मेशन में राइट टू इन्फॉर्मेशन ही पूछ रहे हैं हम आपको कि होता क्या है, इसका मतलब क्या है। ये लाइन मैंने आपको शायद पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन ये सबको पता है कि ये होता क्या है। लेकिन अभी एक्चुअली टेक्निकली बात समझो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन होता क्या है। इसका मतलब होता है इन्फॉर्मेशन, क्या क्या इन्फॉर्मेशन, इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट या रिकॉर्ड, टेकिंग नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स। ठीक है, थर्ड में होगा आपका टेकिंग सर्टिफिकेट सैंपल ऑफ मटेरियल, फोर्थ में होगा ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ डिस्केट्स, फ्लॉपीज, टेप्स, वीडियो कैसेट्स और इन एनी अदर मोड प्रिंट आउट्स। ठीक है, तो समझ में आई आपको मैंने क्या समझाया। चलो अब समझने की कोशिश करते हैं कि भाई राइट टू इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि इसमें क्या क्या आएगा। किसी काम का निरीक्षण करवाना है आपने, कोई डॉक्यूमेंट या कोई रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाना है, कोई नोट आपको लेना है, कोई एक्सट्रैक्ट लेना है, कोई सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स या रिकॉर्ड्स की आपने लेनी है, या कोई सैंपल ऑफ मटेरियल आपने लेना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने लेनी है फ्लॉपी डिस्क, टेप, वीडियो रिकॉर्डिंग के या प्रिंट आउट के मामले में। ठीक है, मतलब प्रिंट आउट से रिलेटेड भी, ये सारा का सारा सब कुछ आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन में का मतलब होता है कि भाई आपका क्या क्या राइट है। इंस्पेक्शन ऑफ वर्क, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड्स, नोट्स, एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज, सैंपल ऑफ मटेरियल्स, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, सब का सब आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन। ओके, तो होपफुली समझ में आई होगी स्लाइड। नेक्स्ट की तरफ आपको बताते हैं थर्ड पार्टी क्या होती है। अ पर्सन अदर देन द सिटीजन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन एंड इंक्लूड अ पब्लिक अथॉरिटी, उसको बोलते हैं आपका थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी किसको बोलते हैं कि जैसे एक तो ये सिटीज़न है जो आरटीआई लगा रहा है, अब ये हमने लगाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक है, मतलब मान लो कोई इंस्टीट्यूट है, निटर है, अब वो इन्फॉर्मेशन निटर के साथ साथ मान लो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के पास भी होती है कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जब आपकी आरटीआई को निटर इन्वायरमेंट को फॉरवर्ड करेगा तो इन्वायरमेंट वाले आपके लिए क्या हो जाएंगे, थर्ड पार्टी हो जाएंगे निटर के लिए भी। ठीक है, कि भाई उनसे इन्फॉर्मेशन लेके आपको देना है, तो ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन होती है। सीपीआईओ की फुल फॉर्म जानना ज़रूरी होता है जब भी आप आरटीआई लगाते हो। सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है सीपीआईओ, फुल फॉर्म जरूर याद रखनी है, इसीलिए हमने लिखी है यहाँ पे। अब सीपीआईओ की बात कर ही ली है तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की भी बात आपसे कर लेते हैं कि आपका होता क्या है ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो साथियों, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आपका वो कमीशन है जो बनाया गया है सेक्शन 12(1), यानी सेक्शन 12 का जो पार्ट 1 है, सब सेक्शन 1, इसमें इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। सीपीआईओ जो होता है वो आपका सेक्शन 5 के 1 में मेंशन किया हुआ है। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने बड़ा शॉर्ट तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि सेक्शन 5 ऑफ 1 की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर यानी कमिश्नर। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ गलत हो गई है हमसे, ये जो आपको मैं बता देता हूँ, पीडीएफ में वो हम ज़रूर करेक्ट करेंगे। ये कमिश्नर नहीं आएगा, सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर आएगा यहाँ पे। ठीक है साथियों, प्लीज़ इसको करेक्ट कर लेना अभी वीडियो में। सेंट्रल असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इसको आप बोलते हैं CAPIO। एक जैसे CPIO होता है, एक होता है CAPIO। तो ये सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 2 में आपका मेंशन है। एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ये आपके सेक्शन 12 ऑफ 3 में बताए गए हैं। तो आपने बस दो चीज़ें याद रखनी है, जो भी अगर कमीशन की बात होगी तो वो सेक्शन 12 के अंदर आते हैं, जैसे ये भी कमीशन है और ये भी कमीशन है। अब ये पोस्ट है CPIO, ये आपके सेक्शन 5 के अंदर है, इसीलिए थोड़ा सा फ़र्क लग रहा होगा आपको कि शायद ये भी 12 के अंदर होनी चाहिए थी। बताइए आपको इसलिए है कि जब हम सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की बात कर रहे हैं
तो पोस्टें जो हैं आपकी वो हम केवल सेंटर की पोस्टें आपको बताएंगे, ठीक है। सेंटर की पोस्टें समझ में आती है ना। जब भी कोई आरटीआई लिखते हो तो सीपीआईओ को जैसे जाएगी, मतलब पीआईओ को जाती है मेनली, है ना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। तो सेंटर का सीपीआईओ होता है, स्टेट का एसपीआईओ होता है, स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। क्लियर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा सिंपल है, इजी है समझना इस चीज़ को। चलो अब बात आती है कि भाई आरटीआई में इंफॉर्मेशन तो सारी मिल जाती है, आरटीआई में इंफॉर्मेशन तो सारी मिल जाती है। अब ऐसी भी कोई चीज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन हमने देनी ही नहीं है। अगर आप चाहे जितनी मर्जी आरटीआई लगाओ, आप पूछने लगो कि डीआरडीओ के पास कितने आर्मामेंट्स हैं, या कितने एम्यूनिशन हैं, या कितनी ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, कोई चीज़ है, तो क्या डीआरडीओ आपको देगा? डीआरडीओ आपको नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो एग्जेम्पशन में आते हैं आपके, मतलब वो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। अब कौन कौन सी ये नहीं की जा सकती जो, तो आप आई थिंक चेक करना, वो सेक्शन 8 है आपका जो एग्जेम्पशन देता है कि इन्फॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है। तो सेक्शन 8 में बताया गया है। चलो बताते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है। अच्छा, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपकी संसद की सुरक्षा में भेद लग सकता है, या राज्य की विधानसभा में कोई दिक्कत आ सकती है, तो वो इन्फॉर्मेशन ये नहीं देते आपको, ठीक है। फॉरबिडन टू पब्लिश्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अगर किसी कोर्ट ने बताया है कि ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी, फॉरबिड किया है, मना किया है, वो भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी। इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग ट्रेड सीक्रेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड हार्म द कंपेटिटिव पोजीशन ऑफ थर्ड पार्टी। अब आईपी आप सबको पता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है ना, एक आईपी इंडेक्स भी होता है, करंट अफेयर में पढ़ते हैं। तो साथियों आईपी क्या होता है? अगर सोचो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, अगर वो शेयर कर दे, तो आपने पेटेंट है, कोई पेटेंट, आपने पेटेंट साइन कराना है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन अगर शेयर हो जाएगी तो वो कोई और पेटेंट करा लेगा उस चीज़ को, है ना। तो ये क्या हुई, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बचा के रखती हैं, क्योंकि इससे आपका पर्सनल हार्म हो सकता है, इसीलिए ये सारी चीज़ें आपकी एग्जेम्पशन के अंदर आती हैं। कॉन्फिडेंशियल कोई भी इंफॉर्मेशन है जो विदेशी सरकार से हमें मिलती है, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो अधिकार क्षेत्र से बाहर आती है आपके राइट टू इंफॉर्मेशन से। जितने क्वेश्चन आरटीआई से बनेंगे ना साथियों, एक चीज़ नोट कर लेना, ये आज बता रहा हूँ आपको, उतने ही क्वेश्चन उससे बनेंगे कि किस फील्ड में आरटीआई नहीं लग सकती, एग्जेम्पशन क्या है। तो इसलिए सारे के सारे पॉइंट आपने समझने ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी की पर्सनल सेफ्टी या फिजिकल सेफ्टी को नुकसान हो सकता है, या लाइफ खतरे में आ सकती है, वो इन्फॉर्मेशन साथियों ये डिस्क्लोज नहीं करते हैं कोई भी इंस्टीट्यूट, ठीक है। कैबिनेट पेपर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स, जो भी कैबिनेट पेपर्स होते हैं आपके संघ के मिनिस्टर्स के, सचिव के जो सेक्रेटरीज होते हैं, या अदर कोई अधिकारी होता है, तो उनके पेपर्स आपके साथ शेयर नहीं किए जा सकते। ये आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सेक्शन 8 के अंदर जिक्र है इस बात का, आरटीआई एक्ट 2005 में, कि भाई एग्जेम्पशन ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस हैं जो आपके साथ शेयर नहीं की जा सकती। अब बात करेंगे, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, याद है ना आपको, सेक्शन 12 में इसका जिक्र है। सेक्शन 12 के 1 में आपको कुछ बताया गया है, 2 में आपको कुछ बताया गया है, ये सब सेक्शन होंगे। अगर मैं 12 को ऐसे लिखता हूँ ना, तो सेक्शन 12 सब सेक्शन 1, मतलब सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 बोला जाता है इसको, ठीक है। तो समझने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आप पीडीएफ से भी पढ़ने की कोशिश करते हो तो, ठीक है साथियों। तो अब आपको समझाना है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, कंपोजिशन कैसे हुई, माना कैसे, ये थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया लेंगे, बताएंगे आपको। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है एक होता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। मतलब कुल मिला के एक तो CIC होगा आपका और एक IC होगा, एक नहीं होगा, ये 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं। तो टोटल 10 + 1 मिला के 11 का बन जाएगा आपका इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन भी होगा,
समझना बहुत ईजी है दोनों को। पहले एक को समझ लो, दूसरा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ डिट्टो है डिट्टो। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस आपने याद रख लेना बस, ठीक है। 11 मेंबर्स हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा आपके इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते, और एक आपका होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। क्लियर। चलो कंपोजिशन समझते हैं, उससे पहले अपॉइंटमेंट देखते हैं। तो इनका चुनाव कौन करता है, चुनता कौन है? तो अपॉइंट किए जाते हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे। अच्छा भाई, वो कमेटी होती है तो क्या उसके बारे में भी बताएं? बिल्कुल बताएंगे आपको। तो कमेटी में मेंबर्स होंगे आपके, एक प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो आपके चेयरपर्सन होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे जो लोकसभा में होते हैं, और एक आपका यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होगा। और ओबियसली जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो रूलिंग गवर्नमेंट का होगा, सरकार का होगा। तो उनका कोई मंत्री होगा जिसको नॉमिनेट करेंगे प्रधानमंत्री, साथ में होंगे लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के। तीनों मिलके बना देंगे आपकी एक कमेटी, ठीक है। क्या बना देंगे? तीनों मिलके आपकी एक कमेटी बना देंगे, और तीनों की कमेटी से रिकमेंडेशन जाएगी राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति जी अपॉइंट कर देंगे किसको? आपकी कमीशन को, ठीक है, यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। आपने बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़नी है, टेन्योर कितना होता है, रिटायरमेंट का कितना होता है, वो अभी इसमें मैं जिक्र नहीं करूँगा, है ना। बताने को एक ही बारी में हम आपको समझा सकते हैं ये चीज़ें, बट आप PDF रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लास अगर कभी होगी तो MCQs में हम वो चीज़ इन्वॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अभी हम नहीं कर पाएंगे। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में समझेंगे तो स्टेट चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो जाएगा, और एक आपका स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो जाएगा। मतलब अगर सिंपल बोलूँ तो सेंटर के मामले में CIC और IC, और स्टेट के मामले में क्या हो जाएगा भाई? SCIC और आपका SIC। मतलब बस SS स्टेट वाला लगाना है, बाकी ये आपका चीफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा कमिश्नर, और ये हो जाएगा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। ये भी आपके 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? तो भाई जैसे राष्ट्रपति पड़ा होता है ना सेंटर में, ऐसे स्टेट में गवर्नर पड़ा होता है। तो गवर्नर की रिकमेंडेशन पे आपकी कमेटी की रिकमेंडेशन से बनाते हैं गवर्नर। मतलब गवर्नर जिनको अपॉइंट करेंगे वो एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे करेंगे। अब आपको बस रिप्लेस करना है, जहाँ PM था वहाँ CM हो जाएगा, जहाँ लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा था, अब स्टेट में तो होती नहीं ना लोकसभा, सॉरी वो लोकसभा था, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी विधानसभा। विधानसभा के साथ में आपको यहाँ पे स्टेट असेंबली भी लिखा मिलेगा, तो चौंकने की ज़रूरत नहीं है आपको, स्टेट असेंबली का ही मतलब विधानसभा होता है, ठीक है। और थर्ड हो जाएगा आपका कैबिनेट मिनिस्टर, लेकिन ये कैबिनेट वर्ड को मैं डिलीट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि कह भी सकते हैं वैसे तो स्टेट में। आप सिंपल एक मिनिस्टर समझ के चलो कि जिसको नॉमिनेट करता है आपका चीफ मिनिस्टर, है ना। वहाँ पे PM वाली सारी चीज़ें थी, यहाँ पे CM वाली सारी चीज़ें बन गई आपकी कमेटी। अब ये क्या करेगी? 3 बंदों की जो कमेटी है वो अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी गवर्नर के पास, गवर्नर फिर अपॉइंट करेंगे आपका पूरा का पूरा कमीशन, जिसमें होगा एक आपका इंफॉर्मेशन कमिश्नर चीफ, और दूसरे होंगे इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स। टेन्योर क्या होता है वो सब लगभग मैच करता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपको पढ़ना जरूरी है ना। तो ये थोड़ा सा होमवर्क समझ लो, आप उसको पढ़ लेना। आगे जितनी क्लासें कुछ भी होंगी MCQ की फॉर्म में 100% में आपको कोई क्वेश्चन रहने नहीं देंगे हम आपके RTI के, है ना। इतना अच्छे से आई होप आपने पहले RTI के बारे में कभी नहीं पढ़ा होगा। अब जब आप क्वेश्चंस लगाओगे ना, अब थोड़ा सा वेट कर लो, पढ़ लो, इस चीज़ को समझ लो अभी थ्योरी में हमारे साथ साथ, लेकिन जब आप 20 क्वेश्चंस करेंगे ना, उस टाइम पे आप ये प्राउड फील करोगे कि आपने क्लास ली है और ऐसे क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं जो आज तक अभी पहले नहीं पढ़े थे RTI के बारे में। चलो मॉक क्वेश्चन की बारी आई गई, है ना। ये बात बोली हमने और आपका इंतज़ार हो गया ख़त्म यहाँ पे। तो देखो मॉक क्वेश्चंस के लिए बच्चों थ्योरी बहुत ज़रूरी थी, बिना थ्योरी के भी करवा सकता हूँ मॉक क्वेश्चंस। कुछ वीडियो हमारी मॉक क्वेश्चन के साथ साथ में थ्योरी के साथ हैं, लेकिन कुछ वीडियो हमारी ऐसी हैं कि पहले थ्योरी पढ़ लो भाई सारी की सारी, और फिर आप पढ़ लो अपना यहाँ पे मॉक क्वेश्चंस, ठीक है। अब ये वाली लाइन भी हम डिलीट करेंगे, है ना, टाइम नहीं होता इतना, इसलिए हो जाती हैं ये सारी चीज़ें। ये भी आपका RTI एक्ट 2005 से रिलेटेड क्लास है, तो ये हेडिंग हम चेंज कर देंगे आपकी PDF में, ठीक है साथियों। चलो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, व्हाट इज RTI। ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, राइट टू इंडक्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, या आपका रीजनल टैरिफ इंफॉर्मेशन।
तो इतनी देर से बच्चों पढ़ रहे हो, अब आपने क्या करना है, अब आपको सिंपल मैं बोलूँगा 5 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम मैं आपको देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्लीज़ आप पेपर पेंसिल लेके बैठ जाओ। अगर आप प्लस मेंबर ग्रुप के वो बच्चे हो जो एवरी संडे वेट करते हो मॉक क्वेश्चंस का, बिकॉज आज हमने मॉक क्वेश्चंस आपको नहीं भेजे हैं, ठीक है। सून में हम इसकी PDF आपको अवेलेबल कराएंगे, तो वो आंसर के साथ अवेलेबल कराएंगे, ठीक है, जिसमें आपको आंसर साथ में देखने को मिलेंगे। तो तब आप अपने आंसर्स मैच करके हमें स्कोर अपने बता सकते हैं। अभी आपने क्या करना है, सिंपल पेपर पेंसिल लेके अपने आंसर नोट करने हैं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होगा, हम आपको 5 सेकंड का टाइम देंगे, फिर मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। आपने अपना आंसर नोट कर लेना है कि फर्स्ट का आपका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो साथियों RTI का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जिन बच्चों ने अपना आंसर बी लगाया वो अपना टिक कर सकते हैं कि वो राइट आंसर है, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी बच्चा करेगा इस क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन देखना है आपने, कंट्री फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड RTI। ये चारों के चारों ऑप्शन है, आप पढ़ लो, फिर आपको हम 5 से 6 सेकंड का टाइम देंगे और आपने आंसर जज करके हमें बताना है ना। अपना मॉक की तरह पेपर पे लिख लेना है वो। पेपर पेंसिल अगर आपके पास नहीं है ना, तो वीडियो पॉज करो और अपने पेपर पेंसिल निकालो और आंसर नोट करो, ठीक है। खासकर प्लस मेंबर ग्रुप को बोल रहा हूँ जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जो हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते वो अपना सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी कर सकते हैं ये काम, क्योंकि है ना। चलो, क्योंकि आंसर तो हम बताते ही चल रहे हैं आपको। तो पहली कंट्री कौन सी है जिसने इम्प्लीमेंट किया, हमने बताया था आपको, वो कंट्री है साथियों आपकी स्वीडन। कौन सी कंट्री है, वो कंट्री है आपकी स्वीडन। फिनलैंड नहीं है, UK नहीं है, USA नहीं है, स्वीडन होगा आंसर, दैट इज डी। तो जिन बच्चों ने डी लगाया वो अपना आंसर टिक करेंगे राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, RTI केम इनटू फोर्स। 4 ऑप्शंस आपको दिखाए गए हैं, चारों के चारों ऑप्शन में से प्लीज़ आपको 5-6 सेकेंड हमारी तरफ से आवाज़ नहीं आएगी, आपने सोच के रखना है या वीडियो पॉज करके करना है, ठीक है। आंसर हम बताने वाले हैं आपको। तो साथियों इसकी डेट होती है आपकी 12 अक्टूबर 2005। मैं आपको हर डेट को इस तरह से लिख के बताता हूँ जैसे हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। तो 12 अक्टूबर 2005 को क्या हुआ, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन केम इनटू फोर्स हुआ, और जो आपका अमेंडमेंट हुआ 2005 में रिसेंटली, वो आपका 2021 में हुआ था 17 मई। ये भी हम बात आपको बता चुके हैं, ठीक है। अब आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट में हमें यही बताना है कि टोटल चैप्टर्स कितने हैं आपके 2005 में। टोटल चैप्टर्स बताने हैं, ठीक है। इस RTI एक्ट 2005 में टोटल चैप्टर्स कितने। चलो, फोर्थ क्वेश्चन बच्चों आपको देखने को मिलेगा, RTI एक्ट ने रिप्लेस किया था किसी एक्ट को। ये बात हमने क्लास के स्टार्टिंग में बताई कि बच्चों ज़रूर बताऊंगा आपको कि RTI एक्ट जो रिप्लेस किया वो किस एक्ट को रिप्लेस किया। क्या इन्फॉर्मेशन एक्ट था या आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002 था। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, इसको भी आप लिख लो 2002 यहाँ पे। अब आप बताओ मुझे, बहुत ए एंड बी होगा, नन होगा, ये होगा या ये होगा, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर आपका होने वाला है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002। पहले जो RTI एक्ट था ना, वो पहले भी था, लेकिन वो RTI एक्ट के नाम से नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग शायद नहीं था जितना आज की डेट में है 2005। वो पहले था आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन 2002, ठीक है। बच्चों बैकग्राउंड में कुछ साउंड्स अगर आपको सुनाई देती हैं तो इग्नोर करना, बिकॉज पढ़ाई के टाइम पे इतना आप इग्नोर कर सकते हो, है ना। तो हमारे लिए थोड़ा सा पॉसिबल कम है ये इग्नोर करना है इस म्यूजिक को। चलो, फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इम्प्लीमेंट राइट टू इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन आपके सामने है, 5 से 6 सेकंड भी आपके सामने है। तो बच्चों 5 से 6 सेकंड आप लगाओ और हमें आंसर अपना नोट करके बताओ। इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु। अब इस क्वेश्चन में बच्चे ना काफ़ी कंफ्यूज होंगे कि शायद केरला हो सकता है, बिकॉज केरला की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है 2011 की जनगणना के हिसाब से, है ना। सेंसस ऑफ 2011 मोस्ट लिटरेसी रेट इन
इंडियन स्टेट इज केरला। तो केरला में लिटरेसी होने के बावजूद भी सबसे पहले आरटीआई इंप्लीमेंट होती है आपका तमिलनाडु में। याद रखना, गलत मत करके आना अगर केरला होता है ऑप्शन तो। 6th क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन डिफाइन है, किस में डिफाइन है राइट टू इन्फॉर्मेशन? सेक्शन 1 में, 2 में, 2 सबसेक्शन ए, 2 सबसेक्शन जे, आपने बताना है। तो बच्चे फिर से आपके 5 से 6 सेकंड स्टार्ट हो गए हैं। आप अपना टाइम लो और प्लीज़ अपना आंसर मार्क करो, क्योंकि हम आपको आंसर अब बताने वाले हैं। तो साथियों आंसर इसमें आपका हो जाता है सेक्शन 2 ऑफ जे। क्या होगा? 2 ऑफ जे इसका आंसर होगा, दैट इज डी। तो साथियों डी इसका आंसर होगा। बच्चों नोट कर लेना, अपना करेक्ट कर लेना आंसर। 7th क्वेश्चन में पूछता है आपसे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन। अब ये बात मैंने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन आपको सारा बताया, लेकिन बात नहीं बताई ना। इतना ज़रूर बताया था कि बस याद रखना सेक्शन 12 में है ना। तो सेक्शन 12 के 1 में है, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12 ऐसे रीड किया जाता है। आपको बता देता हूँ एक्ट पढ़ने का तरीका, ठीक है? क्या लिखेंगे इसको? सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 12, ठीक है? तो 12 में आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन आता है और 15 में बच्चों आपका कुछ आता है, वो भी नहीं बताऊंगा, है ना। 8th क्वेश्चन शायद आपको बता देगा, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन कंस्टिट्यूटेड इन। अब आपने बताना है आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, सेक्शन 5 में आता है, 10 1 में आता है, 12 1 में आता है, 15 1 में आता है। तो ये तो हम आपको बता ही चुके थे। इसमें आता है आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है? ये आपका सेंटर वाला कमीशन होता है। स्टेट वाला किस में आएगा, कमेंट करके बताना है। फिर से मिलेंगे आपको 5 to 6 सेकेंड। तो प्लीज़ आपने 5 से 6 सेकेंड लो और सोचो और बताओ हमें। तो बच्चों आंसर हम बताने वाले हैं 15 1। बस आपने यही याद रखना है, सेंटर वाले सारे ना सेक्शन 12 के अंदर आ रहे हैं और स्टेट वाले आपके सारे 15 के अंदर आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब पोस्टों की बात करूंगा जैसे CPIO वगैरह, तो ये आपके सेक्शन 5 के अंदर डिक्लेरेशन है, ये भी सेक्शन 5 के अंदर है। इसमें भी अगर पूछा जाएगा स्टेट का पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिस, उसको 15 मत करना आप, है ना। तो PDF को जाओ बच्चों एक बार अच्छे से देखो, क्योंकि आप जो देखोगे वो जल्दी याद करोगे। बाकी हम बैठे हैं आपके लिए, मॉक क्वेश्चन लगवाते रहेंगे और आपको परफेक्ट बनाएंगे ताकि आप याद रखो पेपर तक, ठीक है? पेपर के बाद रखो ना रखो वो आप पे डिपेंड करेगा, है ना, पर पेपर तक तो आप रख ही पाओगे। पब्लिक अथॉरिटी एज पर RTI एक्ट 2005 मीन, सारा मैंने बताया आपको पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन सी होती हैं। अब आपकी बारी है, आपने बताना है ऑप्शन A होगा, B होगा, C होगा या D होगा, ठीक है? 5 सेकंड आप अपने लो, 5 सेकंड आप अपने लो और हमें बताओ। तो बच्चों इसका आंसर आपका डी आ जाता है। डी का मतलब क्या होगा कि कोई भी अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूट या कंस्टिट्यूट जो कॉन्स्टिट्यूशन में है या आपके पार्लियामेंट या स्टेट की विधानसभा में है या कोई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट इशू करता है या कोई NGO जो फाइनेंस्ड है, वो सब के सब आपकी पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं साथियों, याद रखना आप, सिंपल, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 10 आपको देखने को मिलेगा, आइडिया गिवन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन बाय विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर। बारी आपकी है, ऑप्शन आपके सामने है, आपने आंसर बताना है। तो 5 से 6 सेकंड आपको साथियों फिर मिल जाते हैं। चलो बताओ। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका 2005 का, आपने याद रखना है। 2005 के टाइम पे सोचो प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो 2005 के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे VP सिंह जी। तो VP सिंह इसका आंसर होगा। अब प्रेसिडेंट भी पता होना चाहिए, क्योंकि शायद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे वही पूछेंगे हम, अभी नहीं है, आने वाला है। CPIO इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ RTI एक्ट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का पढ़ोगे ना, तो आपको सेक्शन 12 याद रखना है। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का पढ़ोगे ना आप, तो आपने सेक्शन 15 याद रखना है। लेकिन जब CPIO वगैरह पढ़ना है ना, तो सेक्शन 5 याद रखना है बस आपने, ठीक है? तो सेक्शन 5 के किस में आएगा, सब सेक्शन में? सेक्शन 5 के आएगा, आप आंसर दो फिर मैं बताता हूँ। तो साथियों वो आएगा आपके सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में, ठीक है? बस इतना सा आपको याद रखना है, 5 of 1, और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाए। बच्चों नॉन स्टॉप आपको देखो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, है ना। अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, और वो साथी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें जो फर्स्ट टाइम हमारे व्यूअर हैं, बिकॉज टेलीग्राम पे हम मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब के नाम से आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन 12 की बात करेंगे, व्हेन RTI एक्ट इज इनेक्टेड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू साइन इट।
तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे आपको पता है, प्रधानमंत्री हमने बताया था अभी कौन थे, पीवी सिंह। ठीक है, पीवी सिंह या वीपी सिंह, बताओ कौन थे, इन दोनों में से आपने बताना है अगर आपने अभी क्लास करी है तो राष्ट्रपति का जिक्र करेंगे तो राष्ट्रपति जी कौन थे, सोचो उस टाइम पे 2005 में आया था, तो 2005 में कौन थे राष्ट्रपति। 5 सेकंड का टाइम मिलता है, फिर हम आपको बताएंगे। इसका आंसर होगा आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ही 2005 में राष्ट्रपति जी थे, उनके बाद में बनते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी। ठीक है, तो 2005 आपने याद रखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन 13 देखो, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स पढ़ाए थे हमने, तो देखो सिटीजन एम्पावरमेंट, प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, कंटेन करप्शन, एनहांस पब्लिक पार्टिसिपेशन इन डेमोक्रेटिक प्रोसेस। तो आंसर बताना है ABC में से क्या होगा। तो बच्चों 5 सेकंड का टाइम है, 5 सेकंड लगाओ आप अपने और हमें बताओ। चलो टाइम आपको ओवर होता है, आंसर हम आपको बताते हैं, आप चेक कर सकते हो, आंसर आपका डी होगा, बिकॉज 1, 2, 3 एंड 4 ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, जो हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बताए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 पे आ गए हैं। आई थिंक आपको अब इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा, आज तक ऐसे नहीं पढ़ा होगा आपने राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में, बिकॉज जब भी आप मॉक क्वेश्चंस पढ़ते हो तो आपका क्रिस्टल क्लियर होते हैं सारे के सारे पॉइंट्स। RTI एप्लीकेशन की फ़ीस की बात बताओ, फ़ीस कितनी होती है, तो ये सब बच्चों को पता होगा ना। मुझे भी बोलते थे कि सर RTI लगाओ और बताओ कि ASO, SO, SSC के कितने फॉर्म फिल है, लेकिन निटर ने क्या किया, नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल, नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। ठीक है, तो हमारे बच्चों ने भी जो ये लगाए अभी तक यही रिप्लाई आया है। सून आपको रिप्लाई कोई मिलेगा तो हम शेयर करेंगे आपके साथ, बट हम एप्लीकेशन की वीडियो अलग से बना चुके हैं, उसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वही देखने को मिलेगी जो हमने बताई है। तो RTI की फ़ीस कितनी होती है साथियों, ये होगी आपकी 10 रुपीज़। ठीक है, ये आपकी RTI की फ़ीस होती है। चलो क्वेश्चन 15 है, 5 सेकंड मिलते हैं। RTI एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 10 रुपीज़ इज एग्जेम्प्टेड फॉर, किसके लिए वो 10 रुपये की फ़ीस माफ़ है। कुछ बच्चे सोचेंगे महिलाओं के लिए होंगे, कुछ सोचेंगे स्टूडेंट के लिए होंगे, कुछ सोचेंगे, ये तो शायद पता ही होगा क्या ना, गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए। तो जो भी BPL के कैंडिडेट होंगे उनको ये 10 रुपये माफ़ है, ये याद रखना। ठीक है, चलो फुल फॉर्म बतानी है आपने PIO की। अब इतनी देर से हम आपको CPIO सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 बताए जा रहे हैं, तो PIO तो बताने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5 से 6 सेकंड का टाइम है, हम हो जाते हैं चुप। आंसर मिलेगा आपको देखने को पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज C। क्या मिलेगा साथियों, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो बच्चों PIO की फुल फॉर्म आप बता चुके हैं, हम भी बता चुके हैं आपको, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होगा। कंफ्यूज मत होना, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिस। जब भी हम जल्दबाजी करते हैं एक R के चक्कर में ऑप्शन B करके आ जाएंगे और गलत हो जाएगा। आंसर याद रखना है C रहेगा, आंखें खुली रखनी है पेपर देते टाइम, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। अपील है जो आपका RTI में है ना, ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज हर इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती, तब आप क्या करते हो, अपील करते हो। तो अपील आप बताओ मुझे कौन से सेक्शन के अंदर आता है। तो अपील साथियों आपका आएगा किसके अंदर, वो आएगा आपका सेक्शन 19 या 17। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पे कि अपील आपका किस में आएगा। तो 100% जहाँ तक हम हैं बात करेंगे अपील की, तो 17 तो नहीं होगा, बिकॉज 17 में आपका क्या होता है, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन का ही जिक्र है। यानी 17 में आपको बताया जाता है कि किस तरह से आपने रिमूव करना है स्टेट इन्फॉर्मेशन के कमिश्नर को, है ना। तो इसलिए 17 तो होगा नहीं। 18 में क्या आता है, 18 से आपकी शुरू हो जाती है पावर्स एंड फंक्शंस। किसकी फंक्शंस, इन्फॉर्मेशन कमीशन की, है ना। अब देखो हर एक आर्टिकल को बताते चल रहा हूँ मैं, हर एक मतलब आर्टिकल नहीं सेक्शन को। तो 20 क्या है आपका, 20 आपका पेनल्टीज़ है, याद रखना अगर पेनल्टीज़ का पूछा जाए ना तो 20, तो बचा आपका 19। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका सेक्शन 19, बिकॉज सेक्शन 19 में ही हम अपील की बात करते हैं। ठीक है,
अब आपने एक चीज़ बतानी है मुझे, जब आप आरटीआई लगाई, आपने आरटीआई में इन्फॉर्मेशन नहीं मिली या फॉल्स मिली, आप अपील करते हो, तो अपील करते टाइम क्या आपको 10 रुपी की जो पेमेंट है वो पे करनी होती है या नहीं होती है? बस आपने इतना ही बताना है। वाइल अप्लाइंग फर्स्ट अपील 10 रुपीज़ ऑफ पेमेंट यू हैव टू डन इन योर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट फर्स्ट एप्लीकेशन, देन आपको करनी है या नहीं करनी है? सिंपल येस नो मुझे बताना है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका सेक्शन 19। ओके बच्चों, चलो अपील इन आरटीआई ये बता दिया हमने। अभी 18 क्वेश्चन की बात करेंगे। अब आपने बताना है एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन इज मेंशन्ड इन विच सेक्शन ऑफ आरटीआई एक्ट 2005। जब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया है ना एग्जाम्पशन, सबसे पहले आपको आर्टिकल बताया था, तो आर्टिकल आपको याद होगा या नहीं होगा ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं आपको सारे के सारे बताते चलता हूँ। जो डेजिनेशन है ना पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का, पढ़ाया था ना सीपीआईओ वगैरह, ये 5 of 1 में था, तो याद रखो 5 वाला आपका पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर से आ जाएगा। अच्छा 6 किस में होगा? 6 साथियों होता है आपका कि आपको रिक्वेस्ट डालते हो इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट टू इन्फॉर्मेशन। 7 में आपका क्या होता है? 7 में आपका जो रिक्वेस्ट है उसका डिस्पोजल होता है। जब भी आप आरटीआई लगाते हो तो रिक्वेस्ट डिस्पोजल के बारे में होगा सेक्शन 7 में। तो सेक्शन 8 ही बचा आपका एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। तो जो बच्चे पेपर पेंसिल लेके बैठे हैं, पेपर पेन लेके बैठे हैं, तो उन्होंने आंसर अपना टिक कर लिया होगा, ठीक है। अब आप उसको प्लीज़ मैच भी कर सकते हो कि उसका आंसर सेक्शन 8 था या नहीं था, है ना। ये 18 में हमने आपको बताया। बच्चों एक इंटरेस्टिंग सी बात है, थोड़ी देर वेट करके मैं आपको बताता हूँ, अभी रुको आप, है ना। देखो टोटल 6 चैप्टर्स की हम बात करते हैं। पहला जो चैप्टर है इसमें कौन से आपके जो वो आते हैं सेक्शन, वो 1 से 2 सेक्शन आते हैं, यानी सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपका चैप्टर 1 में। ये चैप्टर है, ठीक है, याद रखना। चैप्टर 2 में कितने आते हैं? चैप्टर 2 में आता है आपका 3 से लेके 11 तक। 11 में ये होता है ना आपका थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, थर्ड पार्टी। अब आपका आया चैप्टर 3। चैप्टर 3 कहाँ से स्टार्ट होता है? 12 से लेके 14 तक, यानी 12, 13, 14 ये होगा आपका सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल के बाद ही जस्ट ही आ जाता है आपका स्टेट का, तो इसमें मिलेंगे आपको वही 15, 16, 17, ये होगा आपका स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। अब बात करेंगे 5 की, तो 5 में कौन सा आएगा आपका चैप्टर 5 में? चैप्टर 5 में आते हैं आपके 18 से लेके 20 तक। बहुत सिंपल है, 3 चैप्टर आपके ऐसे हैं जिसमें आपको 3-3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। तो चैप्टर 5 में क्या होगा? चैप्टर 5 में बताएंगे हम आपको पावर्स एंड फंक्शंस की, और चैप्टर 6 में सबसे ज़्यादा मिलेंगे लगभग चैप्टर 2 के जैसे, वो मिलेंगे आपको 21 से लेके 31 तक। यानी चैप्टर 6 जो है आपका वो है सेक्शन 21 से लेके सेक्शन 31 तक। ये मिसलेनियस का होता है। मिसलेनियस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं वो आपने याद रखनी है। तो मिसलेनियस में देखो, जैसे मान लो रिपील करना है किसी एक्ट को, या आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट आते हैं, या प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ अगर कुछ बात है, मॉनिटरिंग रिपोर्टिंग है, एक्ट नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन, वो सब चीज़ मिसलेनियस में मिलेगी आपको। तो जब भी बच्चों आप ये पढ़ो कि चैप्टर 6 है इसके अंदर, इन चैप्टर 6 में आपने याद रखना है कि कौन कौन से आपके सेक्शन देखने को मिलते हैं, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर पढ़ने हैं, चैप्टर के अंदर आपने ध्यान रखना है कौन कौन से सेक्शन है, क्योंकि पेपर में अगर नहीं भी पता होगा ना, ये पता होगा इस चैप्टर के अंदर था, इस सेक्शन के अंदर था, तो शायद आप कर दोगे। सेक्शन 8 ही है आपका एग्जाम्पशन फॉर डिस्क्लोजर इन्फॉर्मेशन। तो सेक्शन 8 ऑफ आरटीआई 2005 एग्जाम्पशन कौन कौन सी चीज़ों का है, क्वेश्चन आपके सामने है। इतनी देर से बोले जा रहा हूँ, 5-6 सेकंड मैं अपनी बोलूँगा, ठीक है। चलो आंसर नोट करो और बताओ। बच्चों इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा ABCD। यानी ABCD क्या होगा? नेशनल सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन फॉरबिडन बाय कोर्ट ऑफ लॉ, ट्रेड के सीक्रेट, या आपका इंफॉर्मेशन ब्रीच द प्रिविलेज ऑफ पार्लियामेंट। सारे के सारे ऐसे इशू हैं जिसकी वजह से आपको इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। यहाँ पे केवल 4 इश्यूज़ हैं, पीछे हम आपको 8 से 10 बता चुके हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आंसर क्या लगा? आंसर लगा 4। तो यहाँ पे 4 मिलेगा आपको लिखा हुआ, ABCD नहीं है इसमें, ठीक है। चलो क्वेश्चन 20 और लास्ट क्वेश्चन, अच्छे से देखना है, समझना है। टाइम लिमिट बतानी है कितने दिनों की होती है जब आप रिप्लाई देते हो एप्लीकेंट को पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के थ्रू, है ना। जो आपका PIO होता है, किस में होता है बच्चों PIO? सेक्शन 5 में होता है आपका PIO, और 5 of 1 में होगा आपका
कौन सा होगा 5 ऑफ 1 में? CPIO यानी सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो कितने दिन के अंदर अंदर आपने रिप्लाई देनी होती है जब आपसे रिप्लाई मांगता है कोई एप्लीकेंट? तो जल्दी से आंसर बताओ। बच्चों इसका आंसर होगा आपका 30 डेज। ठीक है, 30 डेज के अंदर अंदर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, नहीं तो आपसे पेनल्टीज लगेंगी। पेनल्टीज आपके सेक्शन 20 के अंदर आती हैं, ये आपको मैंने अभी बताया था। कितनी पेनल्टीज होती हैं, क्या होती हैं, थोड़ा सा आप भी पढ़ लेना, थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। MCQ क्वेश्चंस आपको कराएंगे और अभी लास्ट स्लाइड में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, हमारे लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ें हैं। लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए, डटे रहने के लिए धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब कर लें अगर मोर अपडेट्स आपको चाहिए होती हैं। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो mannatofficial14@gmail.com पर आप हमसे बात कर सकते हैं। तो साथियों अब एक चीज़ आपको बताता हूँ मैं, RTI की क्लास आपने देखी, कमेंट में ज़रूर करके जाना क्या हमारे लिए सजेस्टिव रहता है, क्या क्लास अच्छी लगी आपको, है ना, वो कमेंट आप ज़रूर करके जाएंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में। इसी तरह से पोस्ट स्पेसिफिक क्लास हम आपको कराते रहेंगे। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में आपसे, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।